चलिए जी, गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम JIGL का अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले मैंने जितने भी अमेंडमेंट कराए, मैंने तो हर सब्जेक्ट का अमेंडमेंट करा रहा हूँ। एक अमेंडमेंट में ध्यान रखिएगा, जब आप लोग किसी वेबसाइट पे अमेंडमेंट सर्च मारते हैं ना, या ICSI का आप देखते हैं गाइडलाइन, तो वो पूरे कोर्स का होता है। मैं जो अमेंडमेंट कराता हूँ वो मैंने जितना पढ़ाया हुआ आपको उसमें से जो अमेंडमेंट हुआ है। एक बात बताइए, जो कॉन्सेप्ट अब ICSI के मॉड्यूल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मान लीजिए एक दो कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, उसमें अगर अमेंडमेंट हुआ है ना, वो आपने ओरिजिनल वाला पढ़ा ही नहीं है, तो आप अमेंडमेंट क्या समझेंगे उसका। तो मैं अमेंडमेंट वो वाला कराता हूँ अपने वाले बुक के हिसाब से। NKJ का जो स्टडी मटेरियल है, मॉड्यूल है जो हमने दिया है आपको, उसके कंटेंट में जहाँ जहाँ अमेंडमेंट हुआ है वो अमेंडमेंट मैं करा रहा हूँ। ऐसे तो साल भर में बहुत सारे लॉ के 1000 जगह अमेंडमेंट होता है, पर हमारे कोर्स में जो है, जो ज़रूरी है, उसी को तो हम पढ़ते हैं। बाकी आप फ्री हैं, आप चाहें तो पूरा अमेंडमेंट पढ़ें, पूरा का पूरा कोर्स पढ़ें, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी कि आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन अब टाइम थोड़ा सा कम होता है, हमारा भी एक लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन के हिसाब से बहुत बार हम हर चीज़ कवर नहीं कर पाते। तो जो हमने क्लासरूम के अंदर जो 4-5 महीने का हमारा बैच होता है, उसमें हमने जितना पढ़ा हुआ है, उसमें जहाँ जहाँ अमेंडमेंट हुआ है वो मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। JIGL के अंदर सिर्फ एक एक्ट में अमेंडमेंट है, वो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट के अंदर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है वो कब हुआ है, देखो 2019 में हुआ है, और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के नाम से हुआ है। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के ऊपर देखिए। बिफोर अमेंडमेंट क्या कहानी थी। बिफोर अमेंडमेंट ये होता था कि अगर कोई पार्टीज आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करवा पा रहे हैं, तो या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते थे, या उनके द्वारा कोई पर्सन या इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड, बस इसमें बदल दिया, पर्सन हटा दिया है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। क्या जाता है अब, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। मतलब अब यहाँ कोई पर्सन नहीं होगा, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, इंस्टीट्यूशन होगा तो वो कौन होगा, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। मतलब अब क्लैरिफाई कर दिया, ओनली द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय द हाई कोर्ट, है ना। तो कोई पर्सन बेसिकली नहीं हो सकता। उसी तरीके से जब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन होता था और वहाँ में पार्टीज आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाते थे, तो सुप्रीम कोर्ट किसी पर्सन और किसी पर्सन को या किसी इंस्टीट्यूशन को कहते थे कि तुम आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो। बस वहाँ पे पर्सन वर्ड हट गया, अब यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। ठीक है जी। बाकी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के अंदर थोड़ा सा चेंज है। जो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस है, उसमें एक नई चीज़ जोड़ी गई है, और इसमें क्या किया है, आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को टाइम बाउंड कर दिया है। क्या कर दिया एग्जैक्टली, टाइम बाउंड। यहाँ पर बोला गया है कि जो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस आना है, वो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस की सारी कार्रवाई 6 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आना है तो क्लेम आ जाए, डिफेंस स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस आना है तो वो आ जाए। वो कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, 6 महीने। 6 महीने कहाँ से गिनेंगे, जिस दिन आर्बिट्रेटर क्या हुए हैं, एग्जैक्टली अपॉइंट हुए हैं। तो आर्बिट्रेटर, जब सारे आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गए, अपॉइंट होने के बाद शुरू हो गया होगा आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, तो जिस दिन आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुए उसे 6 महीने के अंदर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस हो जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो एग्जैक्टली अमेंडमेंट है वो है इस चीज़ के ऊपर, एक नया प्रोविजन है यहाँ पे, सेक्शन 42A, है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये कहा गया है कि जो भी आर्बिट्रेटर होगा, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन होगा, है ना, और जो पार्टीज़ होंगे, तीनों ही, मतलब आर्बिट्रेटर एक है तो आर्बिट्रेटर, एक से ज़्यादा है तो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, है ना, और जो पार्टीज़ हैं उन सबों को जितने भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स होंगे उनका कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना है। मतलब बातों को लीक नहीं करना है, मार्केट में नहीं बताना है। हाँ, अवार्ड बताया जा सकता है। अब अवार्ड तो डिसीजन है ना, डिसीजन तो बताया जाएगा। तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को लीक नहीं करना है मार्केट में, क्योंकि ये आप जानते हैं आर्बिट्रेशन के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो देखा जाए तो वो प्राइवेट प्रोसीडिंग्स होती हैं ज़्यादातर। तो प्राइवेट प्रोसीडिंग्स को मार्केट में लीक करना, है ना, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, अवार्ड जरूर बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अवार्ड चलेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आर्बिट्रेटर ने आर्बिट्रेशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गुड फेथ में कोई भी एक्शन लिया, कोई भी क्या लिया एग्जैक्टली, एक्शन लिया, तो उस एक्शन के ऊपर कोई भी सूट फाइल नहीं हो सकता, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। इसका मतलब अब आर्बिट्रेटर को काफ़ी मजबूत बना दिया गया है। आर्बिट्रेटर भी एक लीगल ऑफिसर की तरह है। अगर वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और ड्यूटी करते वक्त अगर वो थोड़ा हार्श भी आपके ऊपर हो गया तो आप उसके ऊपर फिर आप केस वेस नहीं कर पाएंगे, कुछ हद तक सरकारी ऑफिसर जैसा वो हो गया है। ठीक है जी।
चलिए, अब मैंने बताया था ना कि एक और चेंज है आर्बिट्रल अवार्ड के ऊपर। अब आर्बिट्रेशन एक्ट को चेंज करके, अमेंड करके, इसको एकदम टाइम बाउंड मैनर में अब एग्जैक्टली डिसीजन देना है, अवार्ड देना है। तो देखिए अवार्ड कितने दिन के अंदर दे देना है वो भी देखो। अगर अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, मतलब नॉर्मल आर्बिट्रेशन है, तो 12 महीने के अंदर, मतलब जिस दिन प्लीडिंग्स खत्म हुई, प्लीडिंग्स मतलब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, जिस दिन वो खत्म हुआ उससे 12 महीने के अंदर आर्बिट्रेटर को डिसीजन दे देना पड़ेगा। यहां वर्ड लिखा हुआ शैल, मतलब 12 महीने के अंदर। 12 महीने कहां से गिनेंगे? जिस दिन आपका आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स क्या हुआ है, मतलब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग मतलब प्लीडिंग जिस दिन खत्म हुआ, मतलब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस जिस दिन खत्म हुआ, उससे 12 महीने के अंदर अब आर्बिट्रेटर को अपना डिसीजन दे देना है, अवार्ड दे देना है। बाकी जो एग्जैक्टली अगर वो इंटरनेशनल वाला है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में तो एक से ज़्यादा कंट्रीज शामिल होती हैं, तो उस केस में शैल नहीं लिखा हुआ है, एंडेवर, मतलब कोशिश करेंगे कि यहाँ भी 12 महीने के अंदर डिसीजन हो जाए। मतलब दोनों जगह 12-12 महीने है, पर नॉर्मल आर्बिट्रेशन में बोला है कि 12 महीने के अंदर डिसीजन आ ही जाना चाहिए, शैल है। लेकिन जो एग्जैक्टली आपका इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है उसके लिए बोला है कि आप कोशिश करेंगे, एंडेवर का मतलब कोशिश करना, ठीक है। चलिए जी, अब कुछ न्यू प्रोविजन आया आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर, उसमें एक है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ACI। अब उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, थॉर्टिकल है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है जी। पार्ट 1A इंट्रोड्यूस किया गया 2019 में, और उसके अंदर आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पूरा डिटेल डाल दिया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 43A के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ACI, किस तरीके का होगा, ठीक है जी। तो 43A के अंदर डेफिनेशंस दिए गए हैं, 43B के अंदर साफ साफ बोल दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगा कि उनके क्या ड्यूटीज़ होंगे और उनका क्या फंक्शन होगा, और एक्ट के अंदर ही वो काम करेंगे। बाकी काउंसिल एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा जिसका अपना एक नाम होगा, नाम है ना ACI, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगा, अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब इन टोटल एक प्रॉपर क्या होंगे, बॉडी कॉर्पोरेट होंगे। इसका हेड ऑफिस कहाँ होगा? दिल्ली में होगा, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के ये चाहें तो और भी जगह ऑफिस बना सकते हैं। काउंसिल का कंपोजिशन देखो 43C में दिया हुआ है, एग्जैक्टली कंपोजिशन। सबसे पहले इनमें एक होंगे चेयरपर्सन। अब चेयरपर्सन कौन होगा वो देखो, या तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, या चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, या हाई कोर्ट के आप जज हैं, या कोई आप एमिनेंट पर्सन है जिसको स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस है किसमें, एग्जैक्टली आर्बिट्रेशन से जुड़ा हुआ है ना। और इन सब को अपॉइंट कौन करेगा? एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन में। तो कितने एग्जैक्टली चेयरपर्सन? एक होंगे, और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4। तो ये 4 क्वालिटीज़ वाले लोग क्या बन सकते हैं? चेयरपर्सन बन सकते हैं, ठीक है जी। अब कुछ मेंबर्स होंगे, है ना। तो देखो पहला मेंबर आ गया। अब कोई मेंबर होगा जिसको नॉमिनेट कौन करेगा? एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो वो होगा कोई एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर, मतलब कोई ऐसा एडवोकेट जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, इन सब में सब्सटेंशियल नॉलेज रखता हो, काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर रहा हो। तीसरा, एक और मेंबर होगा जिसको अपॉइंट कौन करेगा? एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट। वो एक एमिनेंट एकेडमिशियन होना चाहिए जिसको रिसर्च और टीचिंग, आर्बिट्रेशन और अल्टरनेटिव ADRS के में टीचिंग के फील्ड में काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा किसके कंसल्टेशन में? चेयरपर्सन ऑफ ACI के कंसल्टेशन में, वो भी मेंबर होगा। एक और मेंबर होगा एग्जैक्टली, ये एक्स ऑफिसियो होगा। इसका मतलब एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है कि ये यहाँ अपॉइंट नहीं होगा, अपॉइंट होगा किसी और ऑफिस में, ऑटोमेटिकली यहाँ भी अपॉइंटेड माना जाएगा, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से ये एग्जैक्टली कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का एक ऑफिसर होगा जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, मतलब डिपार्टमेंट। देखो ऐसे एक जो मेंबर होगा एक्स ऑफिसियो होगा, वो कौन होगा? वो सेक्रेटरी होना चाहिए टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर रिप्रेजेंटेटिव आया तो जॉइंट सेक्रेटरी से वो कम लेवल का होना नहीं चाहिए, कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी का तो होना ही चाहिए। उसके बाद एक और मेंबर होगा, ये भी एक्स ऑफिसियो होगा,
ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आएगा, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में क्या होना चाहिए, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और अगर वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाहता है तो वो कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का होना चाहिए। उसके बाद एक पार्ट टाइम मेंबर होगा जिसको एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, चूज़ करेगा, और वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रिकॉग्नाइज्ड बॉडी जैसे फिक्की है, एसोचैम है, और उसके बाद CII है, उन सब जगह से एग्जैक्टली क्या कोई एक रिप्रेजेंटेटिव उठाया जा सकता है। एक सेक्रेटरी होगा, एक सेक्रेटरी होगा इसका ACI का, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मेंबर होगा, वो भी क्या होगा एग्जैक्टली एक्स ऑफिसियो होगा, मतलब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेंबर होगा वही क्या माना जाएगा, सेक्रेटरी माना जाएगा। बाकी ये जितने भी लोग अपॉइंट हो रहे हैं चेयरपर्सन से लेके ये मेंबर उम्बर जितने भी हो रहे हैं एग्जैक्टली ये सारे के सारे लोग कितने दिन तक रहेंगे, है ना, ये कितने दिन तक रहेंगे। तो ये कितने दिन तक रहेंगे, तो ये सब 3 साल के लिए अपॉइंट होंगे। कितने साल के लिए अपॉइंट होंगे एग्जैक्टली 3 साल के लिए, एक बार में अपॉइंट होंगे कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, अब आइए ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ काउंसिल, जो ACI है उसका फंक्शन कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 43D में। सबसे पहले ये हमेशा टिक लगाते जाइएगा, ये प्रमोट करेंगे और इनकरेज करेंगे आर्बिट्रेशन, मतलब भारत में जितने भी झगड़े उगड़े हों ये प्रमोट करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा झगड़े किससे सुलझाए जाएँ, आर्बिट्रेशन से सुलझाए जाएँ, मेडिटेशन से सुलझाए जाएँ, कंसिलेशन से सुलझाए जाएँ, मतलब ADRS का काफ़ी इस्तेमाल हो, और इसके लिए पॉलिसी बनाते रहेंगे, गाइडलाइंस बनाते रहेंगे, है ना, जिससे कि प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बने, जिससे कि भारत में बढ़िया ढंग से ADRS का लोग इस्तेमाल करें। बाकी ऊपर लिखा गया तो जनरल स्टेटमेंट था। अब अगर हम लिस्ट वाइज बात करें तो वो पॉलिसी बनाएंगे जो जिससे कि आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस चलेंगे, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो एक्रेडिशन देते हैं, जैसे ICS है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जो ICSI का मेंबर है, CS है, वो भी आर्बिट्रेटर बन सकता है। तो CS का डिग्री भी एक एक्रेडिशन है कि आप भी आर्बिट्रेटर बन सकते हैं। तो उस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद जो ग्रेडिंग हो रही है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस की, आर्बिट्रेटर्स की, उसको रिव्यू करेगा। उसके बाद जितने भी एग्जैक्टली आर्बिट्रेशन से जुड़े हुए लोग होंगे उनकी ट्रेनिंग, वर्कशॉप कराना, ये सब करवाएगा। उसके बाद एग्जैक्टली वो नॉर्म्स को क्या करेगा, फ्रेम करेगा, रिव्यू करेगा, और टाइम के हिसाब से अपडेट करता रहेगा। उसके बाद जो भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच में वो फोरम की तरह काम करेगा, उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करता रहेगा, रिकमेंड करता रहेगा कि किस तरीके से आर्बिट्रेशन को और बढ़ावा दिया जाए। अब आइए आर्बिट्रेटर से जुड़े हुए एक्रीडिशन, मतलब कौन लोग आर्बिट्रेटर बन सकते हैं। सेक्शन 43J में बताया गया है कि आर्बिट्रेटर को का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या नॉर्म्स होना चाहिए, और 43J रेफ़र कर देता है 8th शेड्यूल। कहाँ रेफ़र कर देता है एग्जैक्टली 8th शेड्यूल। और जब 8th शेड्यूल में हम जाते हैं तो 8th शेड्यूल के अंदर देखेंगे कि वहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी भी आपको एक्रीडिटेड है एज एन आर्बिट्रेटर। तो 8th शेड्यूल का पूरा लिस्ट पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि कौन कौन से लोग आर्बिट्रेटर बन सकते हैं, है ना। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, देखो लिखा, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी एन आर्बिट्रेटर अनलेस ही, तो यहाँ नॉट है और यहाँ अनलेस है, तो दोनों कट जाएगा, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट ही तो बनेगा। तो इसका मतलब अगर आप इंडिया में आर्बिट्रेटर बनना चाहते हैं तो 8th शेड्यूल के क्वालिफिकेशंस आपके अंदर होने चाहिए। पहला मतलब आप एक्रीडिटेड होंगे एज एन आर्बिट्रेटर, मतलब एक अच्छे आर्बिट्रेटर आप माने जाएंगे, है ना। बाकी आर्बिट्रेटर तो कोई भी हो सकता है, बाकी ये एक्रीडिशन है कि ये अच्छे आर्बिट्रेटर्स होंगे। आप एडवोकेट हैं, और एडवोकेट के बाद कितने साल का प्रैक्टिस है, 10 साल का प्रैक्टिस है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जैक्टली 10 साल से। प्रैक्टिस का मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस है आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं और कितने साल से एग्जैक्टली कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, 10 साल से आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। आप कंपनी सेक्रेटरी हैं और कितने साल से एग्जैक्टली कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप 10 साल से कंपनी सेक्रेटरी हैं। तो 10 साल से कंपनी सेक्रेटरी का मतलब मैं इसमें फॉल नहीं करूँगा, अभी मुझे कंपनी सेक्रेटरी बने हुए 10 साल हुए नहीं हैं, अभी मुझे 6-7 साल हुए हैं। 6-7 साल नहीं, 2013 का मेंबरशिप नंबर है मेरा, 2013 से जोड़िए तो 2020, हाँ 7-8 साल हो गया। आप इंडियन लीगल सर्विस ऑफिसर होने चाहिए, है ना। उसके बाद आपके पास लॉ डिग्री हो, लॉ डिग्री के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस हो, है ना, और किस में हो, गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी, PSU या सीनियर लेवल मैनेजमेंट पोजीशन प्राइवेट सेक्टर में। मतलब इस समय एक तो लॉ का डिग्री हो आपके पास, और उसके बाद लीगल मैटर को आप इन जगहों पे संभालते आए हो कम से कम कितने साल से एग्जैक्टली, आप 10 साल से।
उसके बाद आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है और आप एज एन इंजीनियर आप इन सबों में कितने साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं। उसके बाद आप ऑफिसर हैं, वो भी छोटे मोटे ऑफिसर नहीं, सीनियर लेवल ऑफिसर हैं, और इन जगहों पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, सीनियर लेवल मैनेजमेंट में पीएसयू के अंदर, या प्राइवेट कंपनी भी ऑफ रिपोर्ट, मतलब छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी नहीं, बड़ी प्राइवेट कंपनीज, है ना। और उसके बाद आप पर्सन हैं और आपके पास ऐसी क्वालिफिकेशन है कम से कम डिग्री लेवल में, डिग्री मतलब कम से कम आपका डिग्री लेवल का मतलब हो गया आप कम से कम बीकॉम, बीए, बीएससी, है ना, ग्रेजुएट होने चाहिए। और कितने साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो साइंटिफिक और टेक्निकल स्ट्रीम, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अदर स्पेशलाइज्ड एरिया जो गवर्नमेंट बताए, है ना। अब बाकी गवर्नमेंट बॉडी में, ऑटोनोमस बॉडी में, पीएसयू में, सीनियर लेवल में, प्राइवेट सेक्टर में, मतलब देखा जाए तो मुझे लग रहा है जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, लगभग जगह पे 10 साल तो लिखा ही हुआ है, 10 साल से जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं वो लोग क्या बन सकते हैं एग्जैक्टली, आर्बिट्रेटर आराम से बन सकते हैं। अब आइए कुछ जनरल नॉर्म्स अप्लीकेबल टू आर्बिट्रेटर, मतलब आर्बिट्रेटर जो भी होगा उसके लिए कुछ जनरल कंडक्ट, आप इसको कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। सबसे पहले आर्बिट्रेटर वो होगा जिसका एग्जैक्टली रेपुटेशन, बढ़िया रेपुटेशन हो मार्केट में, फेयरनेस को लेके, इंटीग्रिटी को लेके, है ना, और जिसमें कैपेबिलिटी हो कि वो सेटलमेंट करा सके, झगड़े को ख़त्म करा सके। वो इम्पार्शियल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, है ना, और एग्जैक्टली वो बाइसनेस नहीं करेगा, है ना। उसके बाद आर्बिट्रेटर कभी भी किसी ऐसे केस में आर्बिट्रेटर नहीं बनेगा जहां उसका खुद पर्सनल कोई कन्फ्लिक्ट हो, है ना, तो पर्सनल कन्फ्लिक्ट नहीं होने देगा। उसके बाद आर्बिट्रेटर किसी भी ऐसे ऑफेंस में ना फंसा हुआ हो जिसमें, मतलब ऐसे ऑफेंस में ना कन्विक्ट हुआ हो जो मॉरल टर्पिट्यूड से जुड़ा हुआ, इवन इकोनॉमिक ऑफेंस में भी वो कन्विक्ट ना हुआ हो। अब बाकी आर्बिट्रेटर को लॉ पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, कॉमन एंड कस्टमरी लॉज, है ना, कॉमर्शियल लॉज, लेबर लॉज, टॉर्ट के लॉ, है ना, आर्बिट्रल अवार्ड्स, आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर के लॉज, ये सब उसको बढ़िया ढंग से पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए जी, इसी के साथ मेरा ये एग्जैक्टली अमेंडमेंट ख़त्म हुआ और मैं एग्जैक्टली अब विश करता हूँ कि आप लोग खूब बढ़िया से एग्ज़ाम दें और आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया रहे। बाकी मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ाम कभी भी हो, चाहे जून में होना था तो जून में हो जाता, जुलाई में होना तो जुलाई में हो जाए, जुलाई वाला भी कहीं एक्सटेंड होकर अगस्त में होना हो तो अगस्त में हो जाए, दिसंबर में होना तो दिसंबर में हो जाए, जब भी हो हम फुल्ली प्रिपेयर्ड रहेंगे, खूब बढ़िया से एग्ज़ाम देंगे। अभी सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है ना। तो चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आप खूब बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, है ना, खूब बढ़िया से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, है ना। चलिए जी, तो आज का अमेंडमेंट यहीं तक, फिर मिलूँगा अगली क्लास में, और जब तक मैं ना मिलूँ दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार।